बेसिकली ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों ऑलमोस्ट सिनोनिमस है, ऑलमोस्ट इक्वल, सेम है। ह्यूमन राइट्स हम इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी में ह्यूमन राइट्स कहते हैं बिकॉज दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड राइट्स। एंड फंडामेंटल राइट्स अब हमारे भारत के संविधान में जो है उसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स है भारत के संविधान में, आर्टिकल 14 की अभी अभी ही बात हुई थी कि जो कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब फर्क ये है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में यह फर्क है कि 14 सभी को लागू होता है, इवन बाहर के देश से भी अगर कोई हमारे देश में हो, हमारा शत्रु देश भी अगर हमारे देश में हो और उसका कैप्चर हुआ है तो वी मस्ट गिव हिम अ फेयर हियरिंग। दोज आर ह्यूमन राइट्स अंडर द यूडीएचआर एज वेल एज भारत के संविधान में इट सेज दैट गिव हिम अ फेयर हियरिंग विद इन इंडिया। आर्टिकल 15 कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सो ऑन। यानी कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑल दीज आर द फैक्टर्स। आर्टिकल 16 भी सेम कहती है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ऑल दीज ग्राउंड्स इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है, स्पेसिफिकली जब भारत का संविधान आर्टिकल 16 में कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ मैन वुमन, दैट इज सेक्स एज सच, इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मैं एक केस का उदाहरण देना चाहूंगी, दैट इज एयर इंडिया इंटरनेशनल वर्सेस नरगिश मिर्जा। एंड उस केस में एक्चुअली द एयर होस्टेस एसोसिएशन ने चैलेंज किया था कि भारत के संविधान में आर्टिकल 16 होते हुए भी द एविएशन अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स फ्रेम किए थे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है, विच इज इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो 3 रूल्स क्या है, एक एयर हॉस्टेस की नियुक्ति होती है, रिक्रूटमेंट होती है, तो शी कैन नॉट मैरी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द टाइम शी इज रिक्रूटेड। सो फॉर एग्जाम्पल 19, 20 साल या 22 साल की एक एयर हॉस्टेस की नियुक्ति होती है, शी कैन नॉट मैरी फॉर 5 years। सेकेंड वॉज दैट इफ शी वेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड उसके बाद अगर वो शादी करती है एंड इफ शी कंसीव्स देन शी हैज टू रिजाइन because she is not fit for the flying duties। and third condition ऐसी थी कि 35 साल की उम्र में she has to step down and that would be her age of retirement। उनको रिटायर हो जाना है because she is no more after the age of 35 she is not fit to be an air hostess with a proper required looks and charm and the young age at which these air hostesses are recruited as such। now these 3 discriminatory rules were not applicable to a male pilot या male crew या male flight attendant को applicable नहीं था। एंड ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फजल अली ने ये जो जजमेंट है उसमें उन्होंने स्पेसिफिक टर्म, एंड इसमें ये जजमेंट का बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ। उन्होंने कहा ये बाकी की 2 कंडीशन हम बाद में देखेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन दैट शी कैन नॉट मैरी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट, मुझे लगता है ये ठीक ही प्रोविजन है बिकॉज इट विल हेल्प अ ग्रेट डील बूस्टिंग आवर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एंड इफ शी वेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years then she becomes mature by 5 years and therefore there will be no possibility in quarreling and the matter matrimonial tie ending into dissolution of marriage or divorce। These 2 reasons which the Supreme Court judge gave did not stand to any logical reasoning, forget legal reasoning but even logical reasoning। बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ इस जजमेंट पे और बाकी की 2 कंडीशन were not yet decided as such, लेकिन as late as 2002
not with the indulgence of the court but by mutual negotiation between the Air Hostess Association and the airport authority as such. The age of retirement was raised up to 50 as against 58 or 60 for a male pilot or crew. तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स आर रियलाइज्ड? सीबी मुथम्मा जो कि एक आईएफएस ऑफिसर थी और जिन्होंने शादी नहीं की थी, रूल्स कुछ मैंने देखे हैं कि कुछ रूल्स फिर भी ऐसे बनाए गए कि इफ अ स्पिंस्टर हैज टू मैरी और उसको शादी करनी होगी तो शी हैज टू मेक अ फॉर्मल एप्लीकेशन अपने एम्प्लॉयर के पास. नाउ दैट वाज चैलेंज्ड एज अल्ट्रा वायरस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देर इज अ डिफरेंस. सुप्रीम कोर्ट ने शौक अदा किया कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव लॉ एंड लॉ इन एक्शन. नॉर्मेटिव लॉ आर्टिकल 16 कुछ कहता है और यहाँ हम ऐसे रूल्स बना रहे हैं जो कि दोज आर इन ब्रीच वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज सच. तो आज तक हम देखते हैं कि उस तरह से कई ऐसी तरह से ये राइट्स वायलेशन, जैसे कि हिजाब इश्यू है, जैसे कि कोर्ट में जो शाहबानो बेगम का केस था उसके बाद भी लास्ट शायरा बानो का केस था, ट्रिपल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक एट वन गो नलिफाइड, लेकिन उसके बाद भी चलता आ रहा है. तो क्यों ऐसी प्रैक्टिसेस हमारी माइंडसेट नहीं बदलती जिस विच आर इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ द फंडामेंटली गारंटीड राइट्स. हर एक आदमी के बस की बात नहीं रहती कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे. हर एक इंसान जो कि फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं होता कि बार बार लगातार अपने मानव अधिकार या अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए एक लॉयर की सर्विस ले सके और लड़ाई लड़ते रहे. आज मैंने 12 साल कोर्ट में प्रैक्टिस की है बॉम्बे हाई कोर्ट में और सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीडर भी रह चुकी हूँ. मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ की एक स्त्री की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपनी लड़ाई बेयर मेंटेनेंस के लिए लड़ सके. शाहबानो बेगम का केस, ऐसे कई सारे केसेस है. जो अरुंधति रॉय की मदर मेरी रॉय का केस था, जिन्होंने जो वारिस के हक थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अंडर द ट्रेवेनकोर एंड कोचिन सक्सेशन एक्ट में चैलेंज किए थे. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी उसको प्रॉपर्टी के शेयर में काफी सारी तकलीफें हुई थी, काफी सारी दिक्कत हुई थी. सो वेयर इज द राइट टू इक्वालिटी. उसके बाद आते हैं फंडामेंटल फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन. हम देखते हैं कि आज मीडिया, ट्रायल बाय मीडिया बहुत चल रहा है. कोर्ट में एक तरफ से केस चल रहा है, दूसरी तरफ से मीडिया बयान दे देता है कि इन्होंने गुनाह किया है, उन्होंने बहुत सारा कुछ हॉट न्यूज़ दे देते और लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते और जजमेंट लगा लेते. तो ये गलत बात है कि हम कैसे, मीडिया इज नो डाउट द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. हमें जानकारी का पूरा हक है, लेकिन मीडिया शुड नॉट प्ले अ रोल ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी को अपना काम करने देना चाहिए. लेकिन आज हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल फ्रीडम्स का भी कैसे उल्लंघन होता है. आर्टिकल 20 जो कहते हैं रूल ऑफ डबल जियोपार्डी और डॉक्ट्रीन ऑफ डबल जियोपार्डी, जो कि अ पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस. आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 कहता है कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जिसको हम कहते हैं कि अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड to be a witness against his own self. आज कस्टोडियल एट्रोसिटीज जेल में, सब जेल्स में हालात ऐसे हैं हमारे जेल्स और सब जेल में कि मुझे याद है जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने अपने एक जजमेंट में कहा था कि तिहाड़ जेल जो दिल्ली में सबसे बड़ी हमारे देश की जेल है, वहाँ उन्होंने स्टार्टिंग ओपनिंग पैराग्राफ जजमेंट में कहा था, इस प्रिजन टर्म इन तिहाड़ जेल अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन क्राइम. क्योंकि जेल, एंड इट्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जेल में ओवर क्राउडिंग रहता है, लैक ऑफ सैनिटेशन, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी रहती है, पुअर डाइटरी अरेंजमेंट्स रहती है. आर्थर रोड जेल का रिपोर्ट हमारे महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दिया था कि वो जो कैदियों को खाना दिया
दिया जाता था वो बिल्कुल एक जानवर के लिए भी वो खाना अच्छा नहीं होता है। वाई इज इट? आर दे नॉट ह्यूमन बींग्स? उनके मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है? ये हमारे लिए विशेष, जब हम 75 साल भारत के संविधान का अगले महीने मार्क करेंगे तो हमें ये, एंड व्हेन हु इज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, जिसकी अभी कन्विक्शन, जिसको हम ऑफेंडर नहीं कह सकते, जिसको हम क्रिमिनल नहीं कह सकते, ही इज जस्ट अंडर ट्रायल प्रिजनर। एंड देयर इज अ लॉ विच सेज every person is presumed to be innocent till held guilty by competent court of law। जेल में overcrowding 85% of the prisoners are under trial prisoners as such। वो हमारे लिए बड़ी ही शर्मजनक बात है कि क्यों उनकी ट्रायल खत्म नहीं होती। कई बार तो ऐसे हुआ है कि जो मैक्सिमम सजा उनके गुनाह को देनी चाहिए तब तक भी उसकी ट्रायल खत्म शुरुआती नहीं हुई होती और वो जेल में सड़ रहे हैं, जेल में उनके मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट जज थे, जस्टिस लेट जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, उन्होंने अपने जजमेंट्स में कहा कि इन आवर जेल्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिजनर, क्लास बी और क्लास सी। क्लास बी आर द वंस हु आर रिच बाय बैंक रॉबरी, जिनके पास काफी पैसे है, और क्लास सी प्रिजनर्स जो कैदी है उनके पास दे आर हार्मलेस इंडियन इनोसेंट सिटीजन्स एज सच। और जेल में ये इनइक्वालिटीज बहुत ही होती है कि दादागिरी होती है, उन पर रौफ जमाया जाता है। अभी ही कुछ दिन पहले, शायद 8-10 दिन पहले ही मैंने पेपर में पढ़ा था और एक ऑथेंटिक एनजीओ की रिपोर्ट में पढ़ा था कि जेल में भी जो कैदी होते हैं उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना है। जेल के टॉयलेट साफ करने, किसी ने उल्टी कर दी, कुछ भी गंदगी का काम करना, तो जो कास्ट दलित जो प्रिजनर्स होते, जो दलित कैदी होते, उनको उस काम के लिए निमित्त किया जाता है। क्यों? उनके मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं है। वेयर इज इक्वालिटी भारत के संविधान में? वेयर इज राइट टू बी ट्रीटेड एज एन इक्वल ह्यूमन बीइंग विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कानून काफी सारे होते हुए भी क्यों ऐसे होता है कि वो दलित, देर आर ग्रुप्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल जिसको हम वल्नरेबल्स कहते हैं, जिसको हम डिसएडवांटेज ग्रुप कहते हैं। अभी भी एलएलएम के सिलेबस में एक पूरा 100 मार्क का पेपर है विच आर ह्यूमन राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एज सच। उसमें विमेन आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, प्रिजनर्स आ जाते हैं, आदिवासीज आ जाते हैं, दलित्स आ जाते हैं, जो एल्डरली पीपल, बुढ़ापे में जो वृद्ध होते हैं वो आ जाते हैं। काफी सारे उल्लंघन इन सभी के होते हैं। उनके मानव अधिकार का संरक्षण क्यों नहीं किया जाता? हमारे लिए ये विशेष सोचने की बात है। बच्चों का जहां तक सवाल है, बच्चों को आज अगर मैं कहती हूँ कि 95% ऑफ द पीपल कॉम्प्राइजिंग ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर, मैंने देखा है कई गांव में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपना घर का ध्यान रखते, वो खेती में काम करते, एज कल्टीवेटर्स काम करते, अपनी माँ के साथ 2-2, 3-3 मटके उठा के पीने का पानी भरने के लिए माइल्स का माइल चलते हैं, और फिर जब तक शाम को थके हुए वापस आ जाते हैं तब तक उनके लिए कुछ एनर्जी नहीं बचती है। देयर आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, महाराष्ट्र में भी नंबर ऑफ, महाराष्ट्र टॉप्स एक्चुअली अंडर नरिश्ड और माल नरिश्ड चिल्ड्रन एज सच। बाल मजदूरी हमारे देश में आज भी बहुत ही फेमस है, बहुत ही परसिस्टेंटली चल रही है। और मजदूरी, किसी ने पूछा है कि क्यों, तो क्या हुआ अगर एक बच्चे ने फैमिली इनकम में सप्लीमेंट कर दिया, थोड़ा सा पगा कमा के अगर उसने फैमिली में कंट्रीब्यूट कर दिया, बट इट कांट बी एट द कॉस्ट ऑफ और इन ल्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर पोटेंशियलिटीज, फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियलिटी। भारत देश ने जब चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन साइन किया है, रेटिफाई किया है, उसने बाल मजदूरी में रिजर्वेशन रखा है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन। क्यों रखा है? और इसी एक वजह से
हमारे देश में बच्चों को बाल मजदूरी हो रही है, बच्चों का शारीरिक शोषण भी बहुत बार हो रहा है, बच्चों को मजदूरी के और सेक्सुअल एब्यूज होता है, उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता है, और क्योंकि वो घर पे सारा दिन काम करते होते, खेती पे काम करते, टू अर्न 2 times लिविंग फॉर द फैमिली एज सच। तो वेर आर द ह्यूमन राइट्स? जो 4 मुख्य प्रकार के चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन में बच्चों के हक है, दैट इज पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट, सर्वाइवल and of the children as such, ये चारों हक, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन, सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन, ये सभी के उल्लंघन भारत देश कर रहा है। इट्स हाई टाइम नाउ व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग 75th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी थिंक ऑफ दीज प्रोविजंस। कस्टोडियल एट्रोसिटीज में जब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात आती है, तो राइट टू लाइफ सिर्फ मेरा यह शरीर नहीं है, इट इज रोटी, कपड़ा, मकान, डिग्निटी, रेप्यूटेशन, प्राइवेसी। आधार जजमेंट एक ऐसा ही जजमेंट नहीं था जिसने फर्स्ट टाइम राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट कहा। पहले भी ऐसे कुछ जजमेंट्स हुए जिसमें हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि so what if privacy is nowhere mentioned within the Indian Constitution? It is implicit within right to life. मेरा reputation, मेरी dignity, मेरी life, मेरा right for रोटी, कपड़ा, मकान, food, shelter and clothing, right to legal aid, right to education, ये सब मेरे शरीर के साथ ही रहता है when we speak of right to life and personal liberty. पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये होता है कि टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कस्टोडियल एट्रोसिटीज। आज हम देखते हैं कि हम हिंदी पिक्चर्स में बहुत दिखाया जाता है फर्स्ट डिग्री टॉर्चर, सेकेंड डिग्री टॉर्चर, थर्ड डिग्री, लेकिन कानून ऐसा कोई भी नहीं है। कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को छू भी नहीं सकता, इवन अगर उसको अरेस्ट किया गया है। हमारे देश में टाडा और पोटा के कानून को नाबूद किया गया, टेररिस्ट एंड एंटी डिसरप्टिव एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, क्योंकि ये ड्रेकोनियन लॉज थे, नाबूद किया गया। लेकिन आज भी कई सारे ऐसे ड्रेकोनियन लॉज जैसे कि अफ्स्पा, द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट, ये कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें पुलिस को काफी सारे पावर्स दिए जाते हैं। कहीं पर भी हमारे देश में कानून नहीं है कि एक पुलिस हैंडकफ कर सकती है। हालांकि रीजंस देना चाहिए कि वो चाहे सुसाइड कर लेगा या दूसरे को हानि करेगा या जेल से भाग जाएगा या कुछ भी कर सकता है, तो कोर्ट की परमिशन के बिना उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते। हम देखते हैं कि कई बार चेन से बांधा जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं, उसका सेक्सुअल एब्यूज भी कोई फीमेल प्रिजनर्स हो उसका होता है। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, हुसैन आरा खातून वर्सेस द होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, चार्ल्स शोबराज का केस था दिल्ली, द सुनील बात्रा वर्सेस द यूनियन एडमिनिस्ट्रेटर, सभी में काफी सारे गाइडलाइंस दिए गए कि पुलिस ऑफिसर को कोई हक नहीं बनता कि वो एक प्रिजनर जो उसकी संरक्षण जिनकी उसको हाथ लगा सके। लेकिन आज हम देखते हैं कि देर आर डिग्रीज ऑफ टॉर्चरस मेथड्स। एक कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने कानून बदला है कि एनी कन्फेशन मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। उन पर दाग धमका के उस पर साइन ली जाती है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, और अगर उसने गुनाह ना भी किया हो तो जबरदस्ती उसको कहा जाता है कि तुम बोल देना कि गुनाह किया है। सो दीज आर ऑल अगेंस्ट द लॉ. There are n number of judgments which deals with very guidelines to protect human rights of these people as such. अगर ये सारा माहौल हम आज देखते हैं, रोज के न्यूज़पेपर में मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात आती है, हमें सोचना है कि यूनिवर्सल डिक्लेयर, ये जो मेन 2 खंबे
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हक क्या इन तक पहुंचते हैं? द लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट, क्योंकि जब मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो द ह्यूमन राइट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या तो एक रास्ते का भिखारी, उनके ह्यूमन राइट्स सेम है, उसमें कोई भी अलग अलग ह्यूमन राइट्स नहीं है, दोनों के ह्यूमन राइट्स सेम है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक माध्यम है, हमारे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन माध्यम है जहां हम रिड्रेस कर सकते हैं कि इनका ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुआ है, और जुडिशरी ने काफी कुछ, दे हैव रिलैक्स द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लोकस स्टैंडी। उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से हम काफी लोगों का भला कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट, जो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ के सुओ मोटो पिटीशन हो सकती है, इनलैंड लेटर से या पोस्ट कार्ड से भी हो सकती है, उस तरह से भी हम मानव अधिकार का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कोर्ट को एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन, जिसको हम कहते हैं, दिया गया है कि वो इसको रिट पिटीशन में कन्वर्ट करे। जरूरी नहीं कि हम दिल्ली तक जाए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, हम यहाँ बैठे भी एक ऐसी पिटीशन कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले। महाराष्ट्र, जैसे कि हम फिलहाल महाराष्ट्र में है, वहाँ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहाँ पर भी मानव अधिकार का हम अगर उल्लंघन होता है तो हम उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो मेरी सोच यह है कि जहाँ तक मानव अधिकार, जहाँ तक भारत के संविधान में दिए गए हक है, उसकी पालना, उसके बारे में अवेयरनेस स्कूल लेवल से ही शुरू होनी चाहिए, ताकि जब तक इंसान ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, फिर वो इंटेंस जा सकता है। लेकिन ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट है भारत का संविधान, उसके बारे में जानकारी हर एक स्कूल लेवल से शुरू होनी चाहिए। और भारत के नागरिक होते हुए हमारे लिए अति आवश्यक है कि वी take care of our human rights or what we term as fundamental rights. At the same time we are duty bound, क्योंकि rights and duties go hand in hand. हम सिर्फ अपने हक के बारे में बात नहीं करनी है, हमें अपनी ड्यूटीज के बारे में भी उतना सोचना है कि हमारा समाज के प्रति क्या ड्यूटीज है, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए दोनों चीजों के लिए हमारे लिए अति आवश्यक है कि हम ये जानकारी रखें। और भी कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस है, दोबारा कब वक्त मिला तो मैं जरूर इस बारे में और ज़्यादा इंटेंस चर्चा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।